कोई तो सवाल सोच के आया करे पूछने के लिए, अपॉर्चुनिटी होती है। आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहती हैं, कुछ चाहती हैं? कल तो कोई इसके केस? बारे में बता दीजिए सर, जब हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पेशेंट को एडवाइस करनी होती है, तो हाँ कोई चीज होती है कि जैसे एक्टिव कोई किसी को चल रहा होता है वो तो समझ आ जाती है, लेकिन सम टाइम जैसे हिस्ट्री आ जाती है कि ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, कोलोरेक्टल कैंसर की है, कोई ऐसी चीज उसमें, जी सर उसमें फिर हमारा जो मेन फोकस है वो उसको स्टिल हमने नॉन हार्मोनल एडवाइस करनी होती है, या जी। हम उसको हार्मोनल ऑप्शन भी दे सकते हैं? ईस्ट्रोजन तो नहीं देंगे, ईस्ट्रोजन कंट्राइंडिकेटेड है, बाकी कुछ दे सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हार्मोन थेरेपी से पहले जो दूसरी है, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और इस तरह की, वो आप उनको एडवाइस करेंगे। 3 महीने बाद बुला के पूछेंगे कि क्या उनका इफेक्ट है। अगर उससे बेहतर हो गई तो बस ठीक है, नहीं है तो फिर हम जरूर सोचेंगे। लेकिन अगर कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है या उसकी पास्ट हिस्ट्री है तो ईस्ट्रोजन कंट्राइंडिकेटेड है। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, किसी की हिस्ट्री है कि भी सिस्टर डाइड ऑफ हाँ, ब्रेस्ट कैंसर, उसमें फिर हम उसको कैसे कहेंगे? अब उसको एक्सट्रीम सवियर सिम्टम्स हैं वेजोमोटर, और पेशेंट आ गई है, अब उसको हमने कैसे, पहले 3 मंथ्स के लिए एडवाइस कर दिया, नेक्स्ट स्टेप पे अब उसको क्या करेंगे? देखो ना, ईस्ट्रोजन के अलावा भी ट्रीटमेंट है, HRT। अगर आप लिख रही हैं लिख लीजिए, टॉप जी ऑफ द सर। ईस्ट्रोजन है। नंबर 2, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन कंबाइंड, वो कंटिन्यूसली भी दिए जा सकते हैं, इंटरप्टेड भी दिए जा सकते हैं। नंबर 3, ईस्ट्रोजन्स विद एंड्रोजन्स। नंबर 4, SERMS सर्म्स। नंबर 5, टिबोलोन, TIBOLONE। जी नंबर सर। 6, टेस्टोस्टेरोन एलोन। हो गए? जी सर। तो ये चॉइस ऑफ हार्मोन्स है आपके पास। इसमें से या ईस्ट्रोजन अलोन या किसी के साथ भी है, वो आप नहीं देंगी। उसके अलावा भी तो चॉइस है ना आपके पास। सर, जी। हम ब्रेस्ट कैंसर आता है उसका रिसेप्टर का स्टेटस पूछते हैं कि भाई ER रिसेप्टर उसके पॉजिटिव थे कि नहीं थे। स्टिल हम कहते हैं कि जब हम HRT दे रहे होते हैं, तो जो कल्परिट है दैट इज नॉट ईस्ट्रोजन, दैट इज एक्चुअली द प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट। आप अपने लिए आसान रखिए। मैंने सिर्फ किताब में भी ऐसे पढ़ा, ऐसे है जिसकी ब्रेस्ट कैंसर की अपनी या फैमिली हिस्ट्री है, उसको ईस्ट्रोजन नहीं देने, यहाँ लिखा ये, उसमें उसको क्वालिफाई नहीं किया हुआ कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर थे कि नहीं थे। आप अपने लिए जिंदगी आसान रखो। ठीक हो गया सर। ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में, पास में आपके एग्जामिनर को, इसको मैं ईस्ट्रोजन नहीं दूंगी, अदर देन ईस्ट्रोजन दिए जा सकते बस। थैंक यू सर। अदर देन जो बोले, ये मैंने 6 नाम जो बोले हैं, इनमें से नीचे से ऊपर को चले जाइए। चल, एनीथिंग एल्स? माशाल्लाह, गुड क्वेश्चन। थैंक यू। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू आस्क? अस्सलाम वालेकुम सर। सर रिपीट कर सकते हैं? जी। सर ये रिपीट कर दें। रिपीट ये है कि ये फातिमा ने पूछा था कि अगर फैमिली हिस्ट्री कैंसर की हो या अपनी हिस्ट्री हो तो उसको ईस्ट्रोजन कंट्राइंडिकेटेड है। मैंने कहा बिल्कुल, किताब में ये लिखा हुआ है कि ईस्ट्रोजन नहीं देने। इन्होंने आगे
उसको और क्लैरिफिकेशन पूछी कि अगर उसके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पॉजिटिव नहीं थे तो फिर क्या ईस्ट्रोजन दे सकते हैं, ये थी इनकी क्वेरी। मैंने कहा था नो, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। तो कि आप बस सिर्फ ये पूछे फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, आपकी अपनी हिस्ट्री ऑफ कैंसर या उसका ट्रीटमेंट। नो नो, यू कैन गिव ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन अलोन, ईस्ट्रोजन इन कॉम्बिनेशन। अगर वो कहती है यस फैमिली हिस्ट्री कैंसर की है तो आपने ईस्ट्रोजन नहीं देने, बाकी के मैंने 4 नाम और भी दिए हैं, वो दे सकते हैं, ये कहा है मैंने। लेकिन ईस्ट्रोजन चाहे अलोन चाहे इन कॉम्बिनेशन वो नहीं देना। चलें, ये तो वर्दा ने पूछा था। और कुछ? सर ये हम जब HRT स्टार्ट करवाते हैं उससे पहले हमने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, जैसे लिपिड प्रोफाइल, डेक्सा स्कैन और सीरम TSH? मुझे नहीं पता, आप मैं चले, आप तो कौन बोल रही हैं? फातिमा जी फातिमा बोल रही हूँ जी सर। या तो फर्स्ट वॉलंटियर, तो मैं आपसे शुरू करता हूँ तो फिर आप मुझे बता देंगे। जी सर। मुझे तो नहीं आता। जी सर। जी सर। पहले शुरू करें। जी सर। 7-8 मिनट ऊपर हो। जी सर। इमरान, कितनी लड़कियां? सर अब हो गई है 19 टोटल। बस फिर ठीक है, आजकल लगता है ऐसे ही चल रहा है। तो फातिमा, पहली आपकी हिस्ट्री जी है, सर। सिंपल सी है। जी सर। पेशेंट एज 52 52 comes to you with a complaint of hot flushes. ओके सर। How will you treat her? ओके सर। First of all, after mutual introduction and confirmation of the given detail, address concern and set agenda. First of all, I ask about the last LMP of the patient, and then I ask about the symptom of duration of the symptom, hot flashes and ask about the night sweats, hot flashes and night sweats. Ask about the quality of life disturbed. Ask about the mood of the patient, and I ask about the patient, either is the patient husband alive or not, and then if patient husband alive, then ask about the desire of libido, and ask about the dyspareunia, either is deep dyspareunia and superficial dyspareunia. Ask about the urogenital symptoms, any vaginal dryness and any vaginal dryness and itching, vaginal itching, and ask about the valvular pruritus. Then I ask about the urinary complaint, increased frequency of urination and burning maturation, and urine incontinence, urinary incontinence. Then I ask about the pedigree of the patient and history of breast cancer, endometrial cancer, any active liver disease, and history of hypertension, diabetes, cardiac diseases, and any history of thrombophilia and migraine history. Then I ask about any surgical history, either is history of hysterectomy and other history of gallbladder surgery of any gallbladder and varicose vein history, and ask about the pap smear, and then family history of any cancer, either is breast cancer, endometrial cancer, and ovarian cancer, and family history of venous thromboembolism, and any history of smoking and allergy, any drug allergy and other allergy. After this, I examine of the patient, general physical examination, and then BMI of the patient, and look for any varicose vein, and examination of the breast examination, and examination of genital area, any rule of any atrophy, and PEPs, and then I take the pap smear if not already taken. After this, I offers management of the patient. Before the management of patient, I baseline, after baseline investigation, I investigate the transvaginal ultrasound, especially for rule out endometrial thickness.
endometrial thickness. After this, I offer support counsel about the diagnosis. This is post symptom of postmenopausal, because this is an I counsel this is a normal due to the decrease estrogen and progesterone from the ovaries. And I support the patient, ask about the lifestyle modification and weight loss and diet modification, decrease tea and coffee intake, and use loose clothes and loose clothes, and before the night take shower, and low temperature of room temperature. After this, after ruling of contraindication of HRT by history and examination, I give option hormone replacement therapy by asking about this risk factor and benefits. I offer HRT by asking about the roots of the HRT, either is oral root, transdermal root, and spray and vaginal by ruling of any contraindication of oral root. If any contraindication, then either is diabetes, hypertension, migraine, varicose vein, and BMI of more than 35. And then I give any history of gallbladder. Then I give a transdermal root, HRT. If then give patient HRT. If my patient is history of hysterectomy, then I give only estrogen containing HRT. If my patient is containing both have uterus, then I give option combined continuous HRTs, estrogen, progesterone, and combined HRTs option. And other is root and and if then I give option HRT, and other is non. If any contraindication of hormone, then I give non hormonal clomidine. Then I ask about tell the patient risk and benefit. Short term benefit of HRTs: improve the vasomotor symptoms of of my patient, and moods, improve the mood swings, and improve the urogenital symptom, increase libido. If my patient has a complaint of libido, then it improve, and vaginal dryness improve short term. And ask tell about the long term improvement, improve the osteoporosis improvement, and CVS and CNS improvement. Ask बस about the risk factor of बस बस आपकी इस सारी 8-9 मिनट की तकरीबन 8 मिनट की बात के बाद आपको एग्जामिनर, मतलब मैं रियायतन नहीं कहूंगा, पर कंफर्टेबल जी सर। पास कर देगा। पास हैं आप, पास हैं, but the way you have the knowledge about HRT, you could have scored 7-8 जो भी है higher score. मैं आपको पास सिर्फ कर रहा हूँ, ज्यादा स्कोर इसलिए नहीं कर रहा कि in spite of the knowledge you have, you could not complete your answer. You stop short because the time was finished. जी तो इसलिए सर रिस्क फैक्टर भी नहीं बताया। जी सर। आपको फातिमा आज की टिप ये है कि जी जी सर जरूर। पास अगर सारा कुछ ये इल्म है जो है, तो आप पहले हेडिंग्स बोल दीजिए उसके, ओके सर। ताकि एग्जामिनर को पता है आपको सारा कुछ पता है। मतलब जी सर। पहले जो आपने कहा मैनेजमेंट में जी जी आपने वो सारे, चूंकि यू वर सर रशिंग थ्रू, आपने अल्ट्रासाउंड बोला फॉर एंडोमेट्रियल थिकनेस। जी सर।
बेसिकली इतना बोल के उसके वो सारे लिवर फंक्शन टेस्ट और कोई और जो करवाना चाहती हैं आप, वो नहीं बोले आपने। तो जी सर। नहीं बोले, आपको आते थे लेकिन नहीं बोले। जी और जी सर, वो मुझे कंफ्यूजन थी कि बोलने हैं, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये चीजें बोलनी है, मेमोग्राम और वही जी वही हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो चूंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि आपने बहुत सारा वक्त लगा दिया हिस्ट्री पे। जी जी इस सर। तो आप हिस्ट्री में मोटा मोटा पूछते कि आपने सिर्फ एलएमपी पूछा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पूछा। हालांकि आपका लफ्ज होना चाहिए एलएमपी के बजाय योर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर और इरेगुलर, जी सर। क्योंकि इस एज में जाके पेरीमीनोपॉजल में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। फिर आपने जी उसके सर। ने पूछा उसकी सिम्टम्स, वो आपने काफी लंबी सी डिटेल पूछ दी सिम्टम्स में। तो आप जी यहाँ ये बोल देते कि मैं उसके हिस्ट्री लूंगी और स्पेशली सिम्टम्स रिलेटेड टू मीनोपॉज वो पूछूंगी बस, क्योंकि आपने बहुत कुछ ओके सर। जी सर। है। और जी ज्यादा उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज्यादा थोड़ा सा एक लफ्ज बोल देते हैं। फिर आप यूरिनरी सिम्टम्स के दो जी सर। के यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है उसको कि नहीं, फिर फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, फिर वापस आ गए। फिर इसी तरह वेजिनाइटिस, जी क्वालिटी वुड हैव कवर्ड दैट अ लॉट। फिर इसी तरह फैमिली हिस्ट्री, कैंसर जी सर। के फिर आगे चल पड़ती। फिर फैमिली हिस्ट्री बोल के फिर आप वापस चली गई लिवर डिजीजेस, हार्ट डिजीज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सारा कुछ रेलेवेंट है, लेकिन जी आपने सर। ज्यादा टाइम दे दिया। आपके पास तो टाइम ही 7-8 मिनट है। उस जी सर। इसमें एग्जामिनर ने आपको पास फेल करना है उसकी मैनेजमेंट। जी सर। तो आप उसको बोले कि जी मैं उसकी डिटेल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लूंगी और जी और डिटेल ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनी पास्ट कैंसर और मैनेजमेंट और लिवर डिजीज, ये करके फिर बात को खत्म हो गई। इसी तरह रेलेवेंट फैमिली और पास्ट हिस्ट्री लेके आई एग्जामिनर, जो आपने बोला एग्जामिनेशन पे मोटा मोटा कि मैं उसकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करूँ, स्पेशल लूंगी और लुक फॉर एनी मेडिकल डिसऑर्डर ऑफ बीएमआई। फिर उसके बाद आ गई पे उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन पहले बोली, तो वो जो भी आपने बोलना रेलेवेंट, लेकिन स्पेशली हर ब्लीडिंग टाइम या टीबी रिलेटेड वो बोल के फिर जब ये 2-3 मिनट में बोल के फिर मैनेजमेंट पे टाइम। आज के पेशेंट में जी HRT मैनेजमेंट, जी सर। रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट, वो फिर के जी उसके मैनेजमेंट में पहले आता है कि उसको जनरल एडवाइस अबाउट हर न्यूट्रिशन, अबाउट हर एक्सरसाइज एंड अदर थिंग्स, ये पहले कर दिया। वेट रिडक्शन इफ नीड बी। और उसके बाद जी फिर आप ये जो हार्मोन है इसको जरा थोड़ा सा कि वो द चॉइस इज दिस कि जी सर। estrogen with combination or combination with progestagens with testosterone and other than estrogen जो भी है सर्म्स, टिबुलोन और इस तरह से ये अल्फाज ने नहीं बोले आपने। अब इससे अंदाजा जी सर, वो बस अभी चूंकि जी टाइम आपको आता है लेकिन टाइम खत्म हो गया। तो जी सर। आपके मैंने आपको पास कर दिया हुआ है, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं। तो थैंक यू सर। यहाँ पे हेडिंग है HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट जी ट्रीटमेंट। इसको हमने डायलेट करना है बजाय जी इसके सर। लंबी सी पास एग्जामिनेशन और वो सारा कुछ वो मोटा मोटा बोल के HRT पे बोलना है आपने। फिर
द चॉइस इज, ये सारे नाम बोलो और फिर मैं जी सर। उसको किस रूट से दूं, कैसे दूं, कौन सा दूं। ये नाम पूरे बोले होते तो फिर आप कंफर्टेबली पास थे, फिर आप कंफर्टेबली पास थे। और उसके साथ ओके सर, सर मैं इंशाल्लाह करूंगी। के साथ 1+ और हो जाता। ये यहाँ तो HRT बोला पूछा गया है ना आपसे हम्म कि नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट भी है। जी नॉन हार्मोनल, उसको कैल्शियम दो, उसको विटामिन डी दो, उसको कैल्सिटोनिन दो, ये वो बायोफॉस्फेट्स दो, ये इस तरह की बात है। तो वो आपको फिर एक्स्ट्रा 6 से 7 कर देता। जी सर। चले, गुड गुड फातिमा, स्पेशल थैंक यू सर। कि आप लोधरा से बोल रही हैं, दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सर। चले, अब वी मूव ऑन टू हादिया। तुम मौजूद हो लाहौर से? जी सर। कौन से अस्पताल में हो? सर मैं अभी जॉब नहीं कर रही। नहीं कर रहे? ट्रेनिंग जी कहाँ सर। की? सर लेडी विलिंगटन और CMH मुल्तान। जेडी विलिंगटन, माशाल्लाह। जब पाकिस्तान बना है सारे पाकिस्तान में एक ही विमेंस हॉस्पिटल था, वो लेडी विलिंगटन था। जी सर। सारे पंजाब में कोई कॉम्प्लिकेशन होती थी तो सिर्फ पंजाब वालों को लेडी विलिंगटन तो नहीं आता था, रावी रोड चलो, तो वो रावी रोड ही नाम था इसका। तो दैट वाज द ओनली सेंटर। जब सियाल साहब मेरे साथ वहां थे तो ये लेडी विलिंगटन लेप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग का सेंटर बना, पहला सेंटर, माशाल्लाह। पहला सेंटर। अब लेडी विलिंगटन में पता नहीं लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक भी होती है कि नहीं होती। सर उधर तो नहीं होती सर। हाँ, नहीं सर, लेडी विलिंगटन में नहीं होती है। देखो कितना जुल्म हो गया। वो ट्रेनिंग सर सेंटर जहाँ पे अब हो डायग्नोस्टिक नहीं होती बाबा, लोग तो ऑपरेटिव में कहाँ से कहाँ पहुंच गए, रोबोटोलॉजी पे पहुंच गए। चलो खैर, जी सर। कोई जी बात नहीं। आज तुम्हारा पेशेंट है एज 38, उसकी जी सर। एंडोमेट्रियोसिस के लिए TAH और BSO हो गई है। जी सर। आप एंडोमेट्रियल CA की वजह से? हाँ, जी सर, आपने कहा एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से उसकी TH-BSO हो गई है। एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस, ठीक हो गया सर। एंडोमेट्रियोसिस था उसको, एक्सटेंसिव 38 पे ही उसकी TH-BSO, उसके अब मैनेजमेंट क्या होगी? जी सर। Sir, after the mutual introduction and greeting with my patient, I will take the details of my patient, her parity, her when was she operated for this endometriosis surgery, TH-BSO, and what are her concerns and her presenting complaint after that, and like any vasomotor symptoms or any urogenital symptoms, and I will make a plan with reference to her symptoms. I will counsel my patient based upon her surgery that was done at the age of 38 years, that she has been induced a surgical menopause, which is a situation in which her ovaries and uterus removed because of the disease, and as a result the normal process of the menopause, which comes after 45 to 50 years of the age, it has been induced in her situation. After explaining the situation
situation and addressing her symptoms, I will give her the plan of a hormone replacement therapy for the treatment of her vasomotor or urogenital symptoms, and also for the cardiac bone protection, in the long-term use of these hormones. In prescribing that, I will first of all rule out other contraindication for prescribing the hormonal replacement therapy, like any history of active liver disease, uncontrolled hypertension or diabetes mellitus, stroke, family history of breast cancer, or family history of breast cancer, endometrial cancer, or ovarian cancer in her or in her family. Also, I will be addressing her if there is any history to any drug allergies, and any history of smoking. I will first of all counsel my patient regarding lifestyle modification, and will provide her the option of the clinical behavioral therapy, and along with that I will add on her hormone replacement therapy for the bone protection, cardiac protection, and the control of her surgically induced menopausal symptoms. That include continuous combined estrogen progesterone therapy, and since her uterus has been removed, but knowing the cause, that was endometriosis, we will be giving her a combination therapy, so that if there is any occult the foci or any hidden foci of the endometriosis, they don't outgrow and again add to her symptoms. So in that case, we will be starting her on continuous combined estrogen progesterone therapy for 2 years, and will also be prescribing her multivitamins like vitamin D and calcium, and advising her for a close follow-up in case she develop any vaginal spotting or appearance of any breast lump, or any other complaint like worsening of her symptoms, then to report back, and will keep her on a close follow-up of 3 monthly, and then after that 6 monthly, and then on annually. And we will keep prescribing her these hormone replacement therapy till the natural age of the menopause. And after that, I can also give my patient, if patient is not willing to take these hormones, then I can give her the option of selective estrogen receptor modulator therapy, like tibolone and raloxifene. And if she has a local symptom like vaginal dryness, I can also prescribe her lubricants and local estrogen. Good. खत्म हो गया Yes, sir. you've done well. Thank you, थोड़ा sir. उसके बोन्स का और बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या वे ऑफ लाइफ पे थोड़ा सा और डायरेक्ट कर देती और भी अच्छा होता, लेकिन जनरली ठीक है। आपने उसके शुरुआत आपकी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एंड आपका ठीक था। शुरुआत क्यों नहीं अच्छी थी? आपने 1-2 मिनट ऐसे घूमे उसमें कि उसकी पैरिटी, उसका पहले क्यों नहीं ऐसे, उसको तो THBSO से पहले काउंसल करना चाहिए था कि यू विल नीड HRT। आपने ये अल्फाज नहीं कहे, आपने बाद में की बात कही कि जी she should have been counseled about the subsequent management after THBSO at the age of 38। और फिर जो आपने बोला सारा कुछ डिटेल में, वो ठीक था। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, आप उसकी यूट्रस तो निकल गई है और आप उसको कॉम्बिनेशन थेरेपी क्यों दे रहे हो, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन? Sir, based upon her diagnosis, for which she had undergone THBSO, which was endometriosis. So to have that endometrial protection in case there are any aberrant foci or any hidden lesion, to stop them regrowing. Are you telling me कि अगर आप उस एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट को सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे और कंबाइन नहीं करेंगे प्रोजेस्टेरोन के साथ, तो उसकी ये रिकरेंस हो जाएगी और सिर्फ ईस्ट्रोजन? There is a chance, and if we give, ये मेरे इल्म नहीं है, किताब में ऐसा लिखा हुआ?
सर जी नहीं एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर, के या सर हम इसको एस्ट्रोजन एलोन दे देंगे? के पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस उसका HRT कॉम्बिनेशन से होना चाहिए, सिंपली ईस्ट्रोजन नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, प्रोजेस्टेरॉन तो हम ऐड कर रहे हैं ताकि ईस्ट्रोजन की वजह से हाइपरप्लेजिया और कैंसर ना हो। इस पेशेंट में तो हाइपरप्लेजिया कैंसर का चांस ही कोई नहीं है, यूट्रस बाहर है, यूट्रस बाहर है, तो इसलिए। और प्रोजेस्टेरॉन के ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं ईस्ट्रोजन की निस्बत। ये डिप्रेशन, मूड स्विंग्स वगैरह वगैरह सारे प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड है। तो जी सर। आप फिर खाम खा उसको प्रोजेस्टेरॉन क्यों दे रही हो? इसको तो जरूरत नहीं है प्रोजेस्टेरॉन की, क्योंकि देयर इज नो एंडोमेट्रियम व्हिच नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ईस्ट्रोजन। ये ठीक हो गया सर। मेरे ख्याल में तो ये इस पेशेंट को सिर्फ ईस्ट्रोजन के विच रूट, ओरल, डर्मल, ये डिस्कस कीजिए उससे, ना कि प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। लेकिन बाकी बातें आपने अच्छी बोली, आपने कैल्शियम दी उसको, विटामिन डी दी, और लाइफस्टाइल की बात की, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए लेकिन सिर्फ अब जाके आप सब जितनी सुन रही हैं पढ़िए कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए HRT में प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर मुझे बता भी दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अब तीसरी वॉलंटियर है कोई? यस सर, मैं हूँ डॉक्टर आसिया। डॉक्टर आसिया, आप कहाँ से बोल रही हो आसिया? सर मैं कराची से। आप जरा लेट पहुंची। सर मुझे टाइम कल उन्होंने रीशेड्यूल किया था, जो मिस्टर इमरान शफी हैं, कहते हैं कि 10 बजे होगी HRT की क्लास, तो फिर मैं इस वजह से, और इस वक्त डॉक्टर अरूबा की क्लास का टाइम आया हुआ था, लेकिन मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो आप ऑनलाइन थे। चलो ठीक। आपके पेशेंट सुन लीजिए, एज 60 आपके पास आई है कि मैंने HRT वगैरह कुछ नहीं लिया, आई फील वेरी कंफर्टेबल, आई हैव नो सिम्टम्स, लेकिन मुझे लोगों ने शक डाला है कि मेरी हड्डियां कमजोर हैं और मुझे रिस्क है फ्रैक्चर का, बोनी फ्रैक्चर का। सर लोगों ने शक डाला, ये पेशेंट को खुद भी महसूस हो रहा है। महसूस क्या होना, फ्रैक्चर महसूस तो नहीं होता ना, हो तो होगा। बोन पेन्स तो महसूस हो सकते हैं ना सर? जी, मतलब हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उसने बोन स्कैन कराया, वो लेके आई है, लेकिन उसको उसको अभी कुछ नहीं करवाया उसने, नो सिम्टम्स, शी फील्स वेरी कंफर्टेबल। और लेकिन ये है कि शी इज कंसर्न कि उसको कुछ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसकी एज 60 हो गई है। ओके सर। जी बोलिए। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I am Asia, an exam candidate, and ready for the structured discussion. First of all, I will complete the missing biodata of the patient, her parity, and how long she has been married, and at what age she has a last menstrual period. And then I will address her concerns that for what symptoms actually she is experiencing after her menopause. And एक मिनट, मैं तो पेशेंट एज 60 हैज नो कंप्लेंट्स, तुम उससे LMP पूछती हो? सर उसका LMP मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पूछूंगी ना कि कब मेनोपॉज हुआ, भले वो 60 पे आई है। हैड मेनोपॉज, चलो तुम्हारा मतलब ये था LMC से, ठीक हो गया, चलो आगे चलो।
I will ask her about the quality of the life and any symptoms at this age which she is experiencing because of not having the menses. Whether she is having any mood swings, whether she is having any depression, any problem with the sleep, any disturbance in her daily life, any complaint of the bone pains or weakness, and whether she is having any sexual problems, any vaginal symptoms, any discharge or difficulty during the coitus, and any difficulty with the maturation, and any else symptoms. As patient is saying that she is not having any symptoms, then I will proceed for her examination. First of all, I will ask for the BMI of the patient, the blood pressure, pulse, temperature, and the respiratory rate. Look for pallor, jaundice, cyanosis, edema, lymph nodes, thyroid, etc. Then I will go for the systemic examination of the cardiovascular and the respiratory system, and the abdominal examination to see whether there is any whether umbilicus is centrally located, any pigmentation, scar, any visible pulsation, any distension seen in the abdomen on palpation, any mass palpable, any signs of tenderness on superficial deep palpation, and then I will look for groins, any adenopathy, and the examination of the legs for any signs of the veins swelling and the DVT. Then I will proceed for the breast examination, superficial and deep examination of the breast, just to see any pain in any area of the breast or any mass or lump feel, and then check for galactorrhea. Then I will then I will go for the investigations, the baseline investigations, her complete blood picture, LFTs, and blood group, and hepatitis profile, and the urine complete analysis, and then the investigations specific for her FSH level and AMH level, and the bone scan, and if recent mammography done or not, the cervical recent smear report of the cervical smear, and if any endometrial sampling done, whether through Pipel or diagnostic DNC. And then after reviewing all the labs, then I will assess if there is any positive findings in the labs of the patient, and then I will proceed accordingly, and then start the management, and then counsel accordingly. सर अब आगे मैनेजमेंट स्टार्ट करूं सर? जी चलते जाइए जैसा आपका दिल करे. Then I will, first of all, I will counsel her, I will reassure her that if she is not having any symptoms like bone pains or depression or sleep disturbance or coital dysfunction or any vaginal complaint, then she should not bother. I will reassure her, I will advise her for the lifestyle modification, improve her diet, improve the vegetables and nuts and legumes in the diet, and avoid coffee and drinks containing the caffeine. And I will advise her to increase the calcium intake. And then if she as she is 60 years of the age, approximately 8 to 10 years after her menopause, then it's not a good decision to start the hormone replacement therapy, because if hormone replacement therapy is started after 8 to 10 years after the menopause, then there is a more risk of having the complications like ischemic heart disease and thromboembolism, or any benign breast disease or the liver disease, etc. And I will advise her, if she is having any bone pain or bone complaints, then she can take the bisphosphonates like alendronate or atironate, and these will help to deposit the calcium and the phosphates in the bone. And if she is having any minor symptoms later in the future, these drugs will help her with the minimum side effects. Good.
as my opinion, hormone replacement therapy is not the first drug of choice for this patient. If even she wants to have the hormone replacement therapy, then she can be given low dose tibolone therapy for short period, and then patient should be reassessed after 3 months if if she's compliant with the medicine, and medicine is her improving some good quality of her life, improving her libido, and improving her her physical activities, then she can continue safely tibolone for a 1 to 2 year period with a monitoring, like with the pipal biopsy monitoring and mammographic screening. She can continue with the drug safely for 2 to 5 years and then reviewed annually for that. चलो बस काफी हो गया, काफी हो गया। लेकिन आसिया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, तुम तो सवाल ही ना समझी। मैं सवाल दोहराता हूं। पेशेंट एज 60, नो कंप्लेंट्स, ये मैंने बोला, नो कंप्लेंट्स, concerned about her bony health, बस ये बोला मैंने। आप उसको HRT पे ले गए हो, जो कि would you give HRT to this patient? वो तो करीब HRT सर HRT नहीं है फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस एट 60 इयर्स ऑफ एज सर, ये मैंने बोला है। लेकिन अगर जो है वो उसको, लेकिन हम डाइट और कैल्शियम सप्लीमेंट और बिस्फॉस्फोनेट्स तो इस एज पे दे सकते हैं, और हम उसका बोन स्कैन करवाएंगे। ये भी मैंने बताया कि हम उसका बोन स्कैन करवाएंगे टू सी द बोन मिनरल डेंसिटी, और अगर वो जो है वो नॉर्मल सब स्टैंडर्ड है, मतलब नॉर्मल से नीचे लैब्स हैं, तो फिर हम उसको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। मेरी बात सुन लीजिए। आपने लफ्ज HRT कहीं इस्तेमाल किया है अपनी स्पीच? हाँ, मतलब हाँ बताया है, बस ये बोला है वी विल नॉट प्रिस्क्राइब HRT टू द पेशेंट एट दिस एज। वो कहां से आ गया? कौन देता है 60 साल को HRT? आपने वेजोमोटर सिम्टम्स बोली है उसकी, आपने पता नहीं क्या क्या बोला। हाँ सर, हिस्ट्री में बोला है कि हिस्ट्री में पूछूंगी। तो होंगी इस एज में वेजोमोटर सिम्टम्स? मैं तो कहा है कि नो सिम्टम्स। सही है सर। आपने इस लफ्ज पे तो गौर ही नहीं किया। जी। नो सिम्टम्स। आप ढूंढ रही हैं उसकी वेजोमोटर, उसका पता नहीं क्या क्या। बाबा ये आम बात है कि एक मरीजा है, वो कॉफी पार्टी पे गई है, वहां पे कोई कुछ खा रही है HRT, कोई कुछ खा रही है, कुछ नहीं खा रही। वो she gets worried, she gets concerned। वो आपके पास आती है कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 60 साल हो गई है, मैं तो बड़ी कंफर्टेबल हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मुझे कुछ लेना चाहिए? ये है उसका सवाल। उसमें सारे सवाल में HRT कहां से आ गया? उसकी सिम्टम्स वेजोमोटर कहां से आ गई? ये वजह है मेरी आपसे अपसेट होने की। सॉरी सर। नहीं सॉरी, यही वजह है ना कि ये इररिलेवेंट चीजें लाके आपने अपना वक्त जाया किया। इसमें तो सिंपल उस पे कि कैल्शियम कौन सी देनी है, नहीं दे। पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपने उसको मना किया कॉफी और ड्रिंक्स ना लो। बाबा ये कॉफी ड्रिंक्स किसको मना किए जाते हैं? 60 सर साल कैफीन पैल्पिटेशन तो कर सकता है ना अगर एक्सेसिव कैफीन लेगी। तो उसको कैफीन क्यों मना है बताओ? नहीं, अगर इस एज पे भी अगर वो एक्सेसिव चाय या कॉफी लेगी तो उसे पैल्पिटेशन तो उसको हो सकती है ना। क्यों? वो 60 साल तक, 50 से 60 तक जो खट्टी रही है, खाती रही है, पीती रही है, आप उसको मना करोगे तो अब कॉफी ना पीना, तो अब ड्रिंक्स ना लेना, तो ये बातें अब कहोगी उसको, उल्टा उसको अपसेट करोगे।
She feels like having a cup of coffee early morning. सारी उम्र उसने की है और she is comfortable, she has no complaints. और आप कह रही हो कि ना 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 तो अब कॉफी नहीं पीनी. She likes to have wine in the evening, drink. ना 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 तुमने शराब नहीं पीनी. ये बातें कहोगी उसके पेशेंट को उल्टा अपसेट करके भेज दोगे तो उसकी तो कंप्लेंट कोई नहीं है. वो तो कॉफी पार्टी पे गई थी, सब कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था, उसको फिक्र हो गई. उसको आपने इस वक्त सिर्फ बोनी हेल्थ की बात करनी है. जो उसका बीएमआई है वो उसको नहीं चेंज करना, जो उसकी ईटिंग हैबिट्स है उनको नहीं चेंज करना, जो उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स है उसको नहीं चेंज करना. सिर्फ उसकी बोनी हेल्थ के लिए क्या करना है. उसको कहोगी तुम एक्सरसाइज करो, उसको कहोगी कैल्शियम खाओ, उसको कहोगी विटामिन डी लो, कुछ जो तुमने बोले नाम बोले बाबा तुम्हें आता था, तुमने ये नाम सारे बोले कि मैं उसको ये दूंगी ये दूंगी ये दूंगी, लेकिन उसको तुमने इतना डाइल्यूट कर दिया दूसरी बातों में. और खाम खाम यानी पास होने का तुम्हारे पास सारा मटेरियल है, उस मटेरियल को तुमने डाइल्यूट कर दिया इन बातों में. तो उसकी बोनी डेंसिमेट्री करवाती, उसकी वो फिगर्स बोलती कि उसमें रिपोर्ट ये होगी तो फिर मैं ये करूंगी, ये होगी तो मैं ये करूंगी. एंड मुमकिन है कि उसकी बोनी डेंसिमेट्री करवाओ तो बोन्स उसकी वेल कैल्सिफाइड है या पूर्ली कैल्सिफाइड है. इस पे तुम्हारा सारा मैनेजमेंट होनी थी. फिर कौन सी कैल्शियम दोगे, ओरल दोगे, डाइफॉस्फोनेट वगैरह तुम्हें आता है, लेकिन तुम खाम तो मैं जो हर दफा पिछले 2-3 महीने से कहता हूँ, जो आपको डेटा दिया गया उस पर गौर करो. डेटा वाज एज 60, हैज नो कंप्लेंट्स but concerned about her bony health. Comes to you. ये था मेरा सवाल. आप घूम गई पता नहीं HRT पे और क्या क्या नाम बोले तुमने, FS, उसका FSH टेस्ट करवाऊंगी मैं, AMH टेस्ट करवाऊंगी. मुझे बताओ किस लिए करवाओगी. सर अगर कुछ ना भी हो तो हम अगर एक पैटर्न पे चलेंगे तो थोड़ा बहुत हम टच नहीं करेंगे नॉर्मल पॉइंट्स को. और पैटर्न है इस पेशेंट में, तुमने उसका FSH AMH टेस्ट किया, किस लिए किया मुझे बता दो. वैसे तो सर नहीं जरूरत है क्योंकि अब तो वो 60 की है. हाँ तो फिर तुमने उसके इतने पैसे क्यों खर्च करवाए. बोन स्कैन पे फोकस करना चाहिए. अगर बोन मिनरल डेंसिटी लेस देन 2.5 है तो फिर हम उसको काउंसल करेंगे कि वो इम्प्रूव करे, मतलब एक्सरसाइज ले, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट. वो बातें सही थी. ये आपने बोला FSH और AMH टेस्ट करूंगी, बोला वो किस लिए करोगी. हाँ सही है सर. नहीं नहीं नहीं, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है, नहीं लेनी चाहिए. तो आपने तो बोला. हाँ सर गलत किया. हाँ तो फिर इसी तरह गलतियां होती हैं ना, इसी तरह गलतियां होती हैं. आपने बोला नहीं कि मैं उसकी कॉफी और ड्रिंक्स कहूंगी रिड्यूस करो. वो हाँ क्यों. सर ये तो खैर मेरा मिसकंसेप्शन था. अच्छा है मेरी गलती करेक्ट हो गई, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो है वो जिन पेशेंट्स को प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं या जो पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं उनको हमें कोला ड्रिंक्स और ये सब अवॉइड करनी चाहिए. हालांकि को थी, मैंने बोला उसको सिम्टम नहीं है. एक तो उम्र बोली 60 साल, दूसरा उसको ये भी बोला क्या हमारी सोसाइटी में औरतें जो है मीनोपॉज क्वाइटली गुजार नहीं देती, विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी एडवाइस, विदाउट एनी गायनेकोलॉजिस्ट. मेजॉरिटी सर गुजार देती हैं बिकॉज एक तो वो फिजिकली एक्टिव होती हैं. घरेलू खवातीन तो बहुत ज्यादा फिजिकली तो एक्टिव फिर होती हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता. और बाकी वो नमाज की इतनी ज्यादा पाबंद होती हैं कि वो इस वजह से बहुत ज्यादा उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो. है मुझे नहीं पता, पर इवन इन ब्रिटेन
100% HRT नहीं देती, बड़ी थोड़ी परसेंटेज है, 15% जिनको ट्रूली HRT की जरूरत होती है। तो ये सारी बातें हैं, उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाऊंगी, उसका यूरिन चेक करवाऊंगी, मतलब अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, ये सारी बातें ये किस लिए करोगी बाबा? रूटीन अगर तुम कहो कि जी जो मेरे पास पेशेंट आ जाए, फॉरगेट इट कि वो किस लिए आई है, मैं उसका ब्लड ग्रुप करवाती हूँ, मैं उसका यूरिन चेक करवाती हूँ, मैं उसके अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ, फिर इस पे मैं बहस कर सकता हूँ आपसे। लेकिन वो पेशेंट जिसकी कंप्लेंट ही कोई नहीं है, शी इज कंसर्न्ड ओनली अबाउट हर बोनी हेल्थ, वो उस पर फोकस रखो बाबा, उसको तुम आगे बात को बढ़ाओ। ये मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूँ, आज फिर दोहराता हूँ, जो आपको सवाल दिया जाए 10-20 सेकंड के लिए उस पे गौर करो, क्या क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा यह गया था कि 60 साल है, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, ये कहा गया। जब उसकी कंप्लेंट कोई नहीं है तो फिर ये सारी बातें आपको फोकस करना चाहिए था उसकी बोनी हेल्थ पे, उसकी इन्वेस्टिगेशन, फिर एडवाइस, एक्सरसाइज, वॉक, ये वो, और फिर डाइट, फिर मेडिकेशन। ये 4 बातें आपने इन पे बोलना था बस, कि मैं उसको ये कहूंगी, ये खाए, ये ना खाए, ये वॉक करे, एक्सरसाइज करे, और ये ना करे, और फिर सप्लीमेंट के तौर पर उसको मैं विटामिन डी दूंगी, कैल्शियम दूंगी, ये सारा तुम्हें आता था, ये आता था। इसके बावजूद तुम्हारे वो नंबर नहीं है जो होने चाहिए, बिकॉज यू वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम इन इररिलेवेंट थिंग्स, कि तुमने उस पर गौर ही नहीं किया। तुमने तो ये सोच लिया कि एक मीनोपॉजल पेशेंट आई है, उसको क्या करना चाहिए। हमने उसमें से फोकस करके निकाला, हर मीनोपॉज नहीं है, वो नमाज पढ़ेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, मतलब रिमेन फोकस, रिमेन फोकस। और फोकस इसमें ये है कि ये पेशेंट जिसकी कंप्लेंट कोई नहीं, ये कॉमन बात है बाबा, मैं कोई अनयूजुअल नहीं कर रहा, मैं अनयूजुअल बात नहीं कर रहा। कॉमनली आप किसी पार्टी पे जाओ, कहीं पाओ, अपने आपके कमरे में कंसल्टिंग रूम में मरीज आ जाती है कि डॉक्टर साहब मैं रात मिली थी, मेरी हम ओवर किटी पार्टी थी, और उसमें वो ये बातें कर रही थी, मैं तो कोई विटामिन नहीं खा रही, मैं कोई कैल्शियम नहीं खा रही, मैं कुछ नहीं कर रही। डू यू फील वेल? आई फील वेल, बट आई एम वरीड। उस पे फिर आपने आना था कि उसके सारा, अब उसको हार्मोन्स की जरूरत नहीं है, ईस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी बंद कर दिए जाते हैं 60-65। तो उसको जरूरत है बोनी हेल्थ की, उसके लिए वो कहना है कि तुम ये खाओ, ये एक्सरसाइज करो, और ये सप्लीमेंट लो, बस ये कहती है आपको कंफर्टेबली पास थी। मैं इसलिए ज्यादा अपसेट हूं आपके साथ कि आपको आता है तो नहीं पास, और फिर आप मुझसे बहस भी किए जा रही हैं। नहीं सर, सॉरी, मैं बहस नहीं करी थी, मेरी इंटेंशन बहस करने की नहीं थी, सॉरी। कि नहीं, ये तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पेशेंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हॉट फ्लैशेस आते हैं कि नहीं आते। बाबा ये कोई बात हुई? हॉट फ्लैशेस इस एज में, और फिर उसकी कॉफी तुमने बंद कर दी, उसके ड्रिंक को तुमने बंद कर दिए, व्हाट फॉर? जो खाती है और पीती है, उसके साथ इफ शी हैज नो कंप्लेंट्स,
Why stop coffee? Sorry, sir. Don't. Sorry. No. That's not what I was extracting out of you. मैं आपसे सिर्फ Yes, sir. Yes, sir. I am also feeling depressed for myself क्योंकि मैंने बड़ा अच्छा ये टॉपिक करके बैठी हुई थी, लेकिन I am also feeling depressed for myself. हाँ, तो फिर वो मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आपको कि आपको आता है, लेकिन आपने इस बात पे गौर ना किया जो कहा गया। आप चलेगी मीनोपॉज के ट्रीटमेंट पे, बस यही होता है आपके साथ। अक्खां बंद करके मीनोपॉज का जो ट्रीटमेंट साहब का लिखा है, बाबा उसकी उम्र देखो, उसकी कंप्लेंट्स देखो, उसके मुताबिक चलो। चलो कोई बात नहीं आसिया, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ये करता हूँ कि यू रेड ए लॉट, यू नो ए लॉट, लेकिन उसकी डिलीवरी करना सीख लो, उसकी प्रैक्टिस करो। जी सर। कि जो पेशेंट आपको डेटा दिया गया है ना, आपने उसकी बात करनी है, अपने सारे उस चैप्टर को जो तुमने हिफ्ज किया हुआ है उसमें से वो इंफॉर्मेशन एग्जामिनर को देनी है जो रिलेटेड टू द पेशेंट या रिलेटेड टू द डेटा आपको दिया गया। आप यहाँ पे बस उसकी ये बोनी हेल्थ की तरफ गौर करती तो यू वुड हैव स्कोर्ड 7 मार्क्स जितना तुम्हें आता है पढ़ा हुआ है, उसकी बजाय मैं तो आपको 6 नहीं दे रहा। सर एक बात पूछनी थी कि 60 इयर्स के ऊपर जो है वो लोकल ईस्ट्रोजन फॉर लाइक लोकल वजाइनल ईस्ट्रोजन बता सकते हैं हम? आपने अच्छा सवाल पूछा, सुन लीजिए। क्योंकि अगर कोई खातून है, उनके हस्बैंड जिंदा हैं, तो शी कैन हैव द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो इसी पे मैं आ रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में 60 साल को हम सेक्सुअल एक्टिविटी पूछते ही नहीं। इज शी सेक्सुअली एक्टिव? एक्सपेक्ट करना चाहिए आंसर विल बी यस। तो डू यू हैव एनी डिफिकल्टीज विद दैट? क्योंकि इस एज में ड्राई वजाइना और फिर सम काइंड ऑफ लैक्सिटी वजाइनल प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और उधर हस्बैंड भी सम वीकनेस, क्वाइट डिफिकल्टीज हो जाती हैं। तो अगर तुमने ये डिस्कस किया होता तो तुम्हें तो 7+ नंबर आते। क्योंकि ये वो कंप्लेंट है जो पेशेंट नहीं बोलती, ये आपको बुलवाना पड़ता है, खुद ही पूछना पड़ता है। They feel too shy to talk about this. वो तो मैं उधर ले जाऊं आपको, तो वो तो हमारी सोसाइटी की बड़ी प्रॉब्लम है, ना वो बताती हैं ना आप पूछते हैं। सच बताओ, जितनी लड़कियां बैठी हैं आपके पास मेनोपॉजल पेशेंट आए तो आपको ये सवाल पूछती है? बिल्कुल नहीं पूछते, हालांकि उसको प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ देम है प्रॉब्लम। वो तो चलो मैंने इसलिए उसको पास फेल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कहा नो सिम्टम्स, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट का मैं वेरी कंफर्टेबल, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं। आप उससे इस एज ग्रुप में आए तो पूछिए। Any sex problem? Do you have sex regularly or irregularly? Any problem? Any dyspareunia? अगर आप पूछेंगे ये सवाल इस तरह से, आप लेडी डॉक्टर तो बड़े कंफर्टेबली पूछ सकती है। मेल गायनेकोलॉजिस्ट को जरा थोड़ा सा हो सकता है। मैं तो बड़ा फ्रीक्वेंट, आई एम ए मेल गायनेको बट आई आस्क दिस क्वेश्चन वेरी फ्रीक्वेंटली, क्योंकि फर्टिलिटी रिलेटेड भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है जो होता है। आई हैव सीन अनकंज्यूमेटेड मैरिज फॉर मेनी इयर्स, दैट इज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। जिधर बात होती ही नहीं, गौर ही नहीं होता, वो बेचारी दिन ट्यूबर चेक करी जाओ, उसको क्लोमिड दिए जाओ, उसको ये किए जाओ,
बाबा होगी प्रेगनेंसी कहाँ से, वहां तो ए पायु नहीं है। नहीं तो अगर आसिया तुमने ये सवाल पूछा होता तो मैं तो बहुत ही तुम्हें अच्छे नंबर देता। जी सर। तो आप मैं सर बस हाँ मुझे बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बस चलो खैर कोई बात नहीं, बस नियरली 10 o'clock। तो अगला टॉपिक क्या करें, पूछें, बोलिए जी। आप अपने बोलने से भी गुरेज कर। सर अगला टॉपिक सर आप कार्सिनोमा से स्टार्ट करवाएंगे? क्या कार्सिनोमास सीएस। मैंने आपकी आवाज कट गई थी। सर कार्सिनोमास मेलिग्नेंसीज। नहीं यार, हमने गायनी बहुत ज्यादा कर लिया, ऑब्स्टेट्रिक्स का कोई टॉपिक बोलो। सर आईयूजीआर स्टार्ट करवा दें? चलो IUGR अगली दफा। सर लेकिन वो एक लेक्चर में नहीं करवाइएगा, उसको कम से कम 2-3 लेक्चर्स में कराइएगा, वो बहुत थोड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है। चलो जी, कर लेंगे IUGR अगली दफा। ओके, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Thank you.